दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों ये एफएक्यू की थर्ड सीरीज़ है, हमारी थर्ड वीडियो है। इसमें अगेन हम 4-5 क्वेश्चंस पे बात करेंगे रिगार्डिंग टू फीड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन के बारे में। तो एक भाई की क्वेरी है कि ये ऐसा ज़रूरी क्यों है कि हम जब छोटे बच्चे रहते हैं, स्मॉल सीड रहता है, उसे हाई प्रोटीन ही क्यों दें? तो उसका सिंपल लॉजिक है, हाई सर्वाइवल, बेटर डाइजेस्टिबिलिटी। क्योंकि जो स्मॉल हमारा सीड रहता है तो वो कार्ब्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसको ग्रोथ भी करनी है, बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, तो हमें हाई प्रोटीन देना पड़ेगा उसको। और ये डिपेंड करता है कि मछली की स्पीसीज कौन सी है। अगर आप मरल की बात करोगे तो 42% प्रोटीन दोगे, आप फंगास की बात करोगे तो 32 प्रोटीन दोगे, कार्ब्स की बात करोगे तो मिनिमम 30 प्रोटीन दोगे। तो दैट डिपेंड कि आप कौन सी मछली पाल रहे हैं, किस साइज का स्टॉक कर रहे हैं। आप सेमी फ्राई कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, फिंगरलिंग कर रहे हैं, ईयरलिंग कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे हमें हाई प्रोटीन ही देना चाहिए। लेटर ऑन हम अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मछली की डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से प्रोटीन को कम कर लें। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें प्रोटीन उतना कम ना करें कि उसको कार्ब्स ज़्यादा मिले, प्रोटीन कम मिले। क्योंकि ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है 2 अलग एक पायलट प्रोजेक्ट पे कि जब मैंने एक वाटर बॉडी को हाई प्रोटीन दिया तो उसके डेज ऑफ कल्चर कम हो गए, ग्रोथ फास्ट आई, और जिसको मैंने नॉर्मल प्रोटीन दिया उसको डेज ऑफ कल्चर इंक्रीज हो गए। तो छोटे बच्चे को हमेशा ज़्यादा प्रोटीन दे। दूसरे भाई की क्वेरी थी कि हमें इवनिंग में किस टाइम के बाद फीडिंग ना कराएं। जनरली ऐसा मैंने खुद ऑब्जर्व करा है और ऐसा एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस में है, आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट हमें फीडिंग देना चाहिए। अगर हम इवनिंग आवर्स में फीडिंग कराते हैं, एक तो उस टाइम ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, पहली बात ये है, क्योंकि सारे जितनी भी बायोमास में अवेलेबल है सब चीज़ें, वो सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो CO2 रिलीज होगा तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप हो जाएगा। हमारा जो एनिमल है वो स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस में आएगा तो वो प्रॉपर खाएगा नहीं, वो डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी तरह नहीं होगी, तो हमारा वेस्टेज ज़्यादा होगा। और पूरे एक्वाकल्चर में मेरा बहुत बार बार यही फोकस रहता है, तकरीबन 65 से 70% कॉस्ट फीड कॉस्ट है। तो फीड को आपको इतना ऑप्टिमाइज करना है कि फीड कहीं वेस्ट ना होने पाए। तो आप ये टारगेट रखें, आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट ही फीडिंग दें। एक और भाई की क्वेरी थी, किसान भाई की, कि सर जो हम ये प्रोबायोटिक या सप्लीमेंट की बात करते हैं, हम किस समय प्रेफर करें? तो आप हमेशा फर्स्ट मील ऑफ द डे, जब भी पहली बार भोजन दें अपनी मछली को, तो क्योंकि मछली उस टाइम हंगर भी रहती है और वो जो भी फीड रहता है उसकी फुल्ली कंज्यूम करती है। तो हमेशा कोई भी आप दाने में प्रोबायोटिक, गट प्रोबायोटिक या मिनरल मिक्सचर या आपका लीवर टॉनिक या कोई भी आप चीज़ ऐड कर रहे हैं सप्लीमेंट को लेके, वो फर्स्ट मील में प्रेफर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा कंपैरिजन टू अनदर मील, जो सेकंड मील रहेगा आपका। एक भाई की क्वेरी थी, सर बड़ा साइज वेरिएशन की बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और साइज वेरिएशन के मेनली 3-4 रीजंस है। या तो आपका सीड क्वालिटी बड़ा ख़राब है, या जो क्योंकि सीड क्वालिटी जिस हैचरी से आपने ली है उसमें ब्रोड स्टॉक बड़े डिफरेंट थे, मेल कुछ डिफरेंट थी, फीमेल जो थी वो अलग अलग साइकिल की थी, कोई सेकंड टाइम ब्रीड थी, कोई थर्ड टाइम ब्रीड थी। मतलब मेजर रीजन सीड क्वालिटी एक मेजर रीजन है अगर साइज वेरिएशन हो रहा है। दूसरा, आपने गैप फीडिंग कर दी, आपने 1 महीना दाना खिलाया, फिर 15 दिन नहीं खिलाया, फिर 1 महीना दाना खिलाया, वो भी एक मेजर रीजन है आपका साइज वेरिएशन का। तीसरा, आपको उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, तो भी ये 100% ऑब्जर्व करा गया है कि साइज हमेशा वेरी करेगा। या आपने बार बार कंपनियों का फीड चेंज कर रहे हैं, ये भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो प्रैक्टिकल फार्मर्स बता सकते हैं अपने इनपुट्स भी इस पे, कि अगर कोई बंदा आज एक एक्स कंपनी का खाना खिला रहा है, कल वाई का खिला रहा है, परसों जेड का खिला रहा है, तो ना तो वो ये जज कर पा रहा है कि कौन सी फीड से उसको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है बॉडी को डाइट, या कौन सी को ख़राब मिल रहा है। तो हमें एक ही कल्चर में, एक ही वाटर बॉडी में, एक ही कंपनी की फीड पे स्टिक रहना चाहिए, जिससे आप अच्छा एनालिसिस भी कर पाएँ, परफॉर्मेंस भी देख पाएँ और ग्रोथ भी पता कर पाएँ। एक भाई की क्वेरी थी कि अगर हम जितना भी हम मछली को दाना देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, वो किस अनुपात में उसको अपनी बॉडी में बायोमास में कन्वर्ट करती है। बहुत अच्छा सवाल था, बड़ा थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें मैं उसे छोटा सा कवर कर लेता हूँ, एक बाद में लेटर ऑन अच्छी वीडियो बनाएंगे। मिनिमम 25% जो नाइट्रोजन और 10% कार्बोहाइड्रेट्स, ये उसकी बॉडी के बायोमास में कन्वर्ट होते हैं इन टोटलिटी, जो भी आप फीड दे रहे हैं। रेस्ट ऑफ पार्ट वो आपका फिकल मटेरियल ही, कार्बन डाइऑक्साइड ही जाता है। तो 25% नाइट्रोजन, इट मीन्स प्रोटीन कंटेंट, और 10% कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों ही उसके बॉडी में बायोमास में कन्वर्ट होते हैं।
तो अगेन हम इस वीडियो में हमने 3-4 बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक किसान पॉइंट ऑफ व्यू से बातें डिस्कस करी। बने रहे अगली वीडियो पे, क्योंकि FAQ में फिर अगेन हम 3-4 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्मली किसान भाई ने पूछे हैं, जो उसको डेली चैलेंजेस आते हैं और कैसे उसको रेक्टिफाई करे, कैसे रिजोल्व करे। धन्यवाद।